उम्मीद का एलिमेंट की अगली क्लास में आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का जो टॉपिक है वो है इंटरपोलेशन। टॉपिक है इंटरपोलेशन। तो बच्चों स्टार्ट कर दें, ठीक है। इंटरपोलेशन, अच्छा इसका बेसिक मतलब क्या हुआ इंटरपोलेशन में? अगर इस बात सीधे सीधे शब्दों में अगर इसके अर्थ की हम बात करते हैं तो क्या, जैसे कोई गणितीय अगर कोई सारणी दे रखी है, कोई मैथमेटिकल कोई टेबल दे रखी है, उन दिए गए मानों के अनुसार दिए गए वैल्यू, जो भी वैल्यू दे रखी है उनके अकॉर्डिंग कोई बीच की वैल्यू ढूंढना इंटरपोलेशन कहलाता है। कुछ डाटा दिया है, सिंपल शब्दों में अगर हम बोलते हैं, कुछ आपके पास डाटा दे रखा, उस डाटा के बेस पर कोई बीच की किसी वैल्यू का अनुमान लगाना इंटरपोलेशन है। यानी कि अनुमान लगाने के लिए कोई ना कोई विधि यानी कोई मेथड कोई टेक्निक आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तो उसी टेक्निक को इंटरपोलेशन कहते हैं। समझ गए? तो एक महान मैथमेटिशियन थे जिनका नाम THEILE, कोई थाइल कह रहे, कोई थील कह रहे, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, भारतवर्ष से कुछ भी, ठीक है। तो अंग्रेजी में तो उनका ये कह रहा है कि अगर कहीं पर किसी कर्व के में अगर रेक्टेंगल बना रखे हैं तो उन रेक्टेंगल में मतलब अलग अलग कितनी लाइन हो सकती हैं, उन लाइनों को गिनने की जो टेक्निक है वो इंटरपोलेशन है, कहते हैं। समझ गए? कर्व में कोई कर्व दे रखा है तो उसके अंदर आप बहुत सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल बना दो, उसके अंदर तो कितने रेक्टेंगल उनको गिनने की टेक्निक, कितनी लाइन तुमने ड्रॉ करके उनको काउंट करने की जो टेक्निक है वो इंटरपोलेशन, उनका मतलब ये, ठीक है। अब ऐसी लाइन तो बहुत हो सकती है, यानी द आर्ट ऑफ रीडिंग लाइन बिटवीन एनी कर्व। कर्व के अंदर जितनी भी लाइन है उनको गिनने की जो टेक्निक है या पढ़ने की जो टेक्निक है वो इंटरपोलेशन है, ठीक है। इसी के अलावा मैं लिख भी देता हूँ थोड़ा सा इंटरपोलेशन क्या है, पहले उन्हीं के अकॉर्डिंग इनके वर्ड में इनकी डेफिनेशन भी लिख लो क्या चीज है करके। द आर्ट ऑफ, क्योंकि ये जैसे अगर इसको क्या बोल रहे हैं करके हमसे पूछा जा सकता है। सर ये रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? जी मैम हो रही है, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू चल रहा होगा आपका या तो। सर आप जैसे मैं कहीं पर दिक्कत होती तो बाद में जब आप देख रहे हो लेक्चर फिर पूरा आ रहा है ना मैम, नहीं आ रहा है? किरण मैम? यस सर। हाँ, आप मतलब अभी आपको स्क्रीन नहीं दिख रही? सर स्क्रीन तो दिख रही है लेकिन जो रिकॉर्डिंग का साइन होता है वो थोड़ा नहीं दिख रहा मुझे। रिकॉर्डिंग तो हो रही है, मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो आप बात सही हो जाए। रिकॉर्डिंग वैसे मैंने चला रखी है, हो ओके रही है सर। मैम रिकॉर्डिंग, है ना? ठीक है। तो द आर्ट ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइंस ऑफ अ टेबल इज नोन एज इंटरपोलेशन। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इंटरपोलेशन का मतलब क्या है करके लिखिएगा। द आर्ट ऑफ रीडिंग between the lines, the art of reading between the lines of a table या of a rectangle, कुछ भी कह सकते हैं, of a table is known as interpolation. इंटरपोलेशन ये इसे बताने वाले मैथमेटिशियन का नाम है THEILE। अब देखो सवाल क्या है ना, अगर ये स्टेटमेंट है तो इसको क्या कहते हैं करके चार ऑप्शन बनेगा, समझ रहे ना? फालतू बात कुछ भी नहीं होगी, टॉपिक जो एग्जाम बनेगा वही बात हो रही है। हाँ, तो आर्ट ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइंस ऑफ अ टेबल नोन एज इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का मतलब क्या चीज है करके, क्या अगर कोई भी अगर टेबल दे रखा है या कोई रेक्टेंगल, उसमें कितनी लाइन ड्रॉ हो सकती है या किसी कर्व के अंदर बनने वाले रेक्टेंगल में कितनी लाइन ड्रॉ हो सकती है, उसको रीड करने की जो टेक्निक है उसे आप इंटरपोलेशन कहते हैं।
क्या करें, दो लाइन के बीच में ना आप कई सारी लाइनें ड्रॉ हो सकती हैं, इनके बीच में इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ हो सकती है, दो लाइन के बीच में हो सकती है ना। तो अब वो कितनी लाइन है उनको काउंट करने की जो टेक्निक होगी वो इंटरपोलेशन कहलाता है। अब टेबल कितना ही बड़ा हो सकता है, ये मैंने इतना छोटा दिखा दिया भाई, आप ये बड़ा टेबल है, ठीक है, इनके बीच में भाई ये दो लाइन है, देखो आर्ट ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइंस ऑफ अ टेबल, इंटरपोलेशन। अब इनके बीच में और भी बहुत छोटी छोटी लाइन हो सकती है, तो ये सब काउंट करने की जो टेक्निक है उसे आप इंटरपोलेशन, ये इंटरपोलेशन क्या है, शाब्दिक अर्थ है, जैसे ग्राफ में है, आप क्लास 10 में भी देखे हैं, ठीक है। दूसरा इसका मतलब है, दूसरा इससे ये भी कह सकते हैं, लिख लीजिएगा क्या है, इट इज अ टेक्निक, अभी इसका जब पीडीएफ दूंगा तो उसमें इन्हीं पर बेस्ड सवाल बने होंगे, हाँ ठीक है, कल भी मैंने भेजे हैं। इट इज अ टेक्निक ऑफ एस्टिमेट of estimating the value of fx, the value of fx for any intermediate value of the argument, value of the argument, क्या है, देखो इंटरपोलेशन का मतलब क्या है, देखो इट इज अ टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक है ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ fx, यानी फंक्शन की वैल्यू का एस्टिमेट आइडिया लगाना है आपने, ठीक है, फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मतलब जैसे आपने क्लास 10th में चले जाइए, वैसे तो आपने बीएससी पढ़ी लिखी 10th में जाना क्यों है, x की वैल्यू है, मान x की कुछ वैल्यू है a प्लस x, a प्लस 2x, ऐसे x की कुछ वैल्यू दे रखी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की कोई फंक्शन fx है उसकी वैल्यू दी होंगी, जैसे fa प्लस h, राइट आती ना, चलिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू हमारे पास होंगी, जैसे a के कॉरस्पॉन्डिंग आपने कुछ वैल्यू दी होंगी fa प्लस h, fa प्लस 2h, इस तरह से कुछ इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू दे देखिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये है fa प्लस h, fa प्लस 2h एंड सो ऑन, क्लियर। अब देखो भाई a पर फंक्शन की वैल्यू fa है, a प्लस h पर फंक्शन की वैल्यू fa प्लस है, ये है a प्लस 2h के पर fa प्लस 2h है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं इस a प्लस h और a प्लस 2h के बीच में किसी नंबर पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, हमने जो डाटा इकट्ठा किया, जो आंकड़े इकट्ठे करे, उनके अकॉर्डिंग हमको ये वैल्यू पता चली, अब इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने इसी डाटा के अकॉर्डिंग किसी 20 या 20 की किसी भी वैल्यू को अगर ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे, तो उसको ढूंढने का जो टेक्निक है वही इंटरपोलेशन कहलाता है, और इनको आर्गुमेंट बोलते हैं, ये जो आर्गुमेंट है ये x की वैल्यू होती है, आर्गुमेंट के नाम से चलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसा ऐसा काम हम कई बार स्टैटिक्स में करते हैं, मीन मोड मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए, आपसे मैंने कहा यार 1990 की जनगणना इतनी थी, 1990 गलत लिख दिया, बोला 1990 में भारत की जनसंख्या इतनी थी, 2000 में भारत की जनसंख्या इतनी, हर 10 साल में जो भी आपकी जनसंख्या काउंट हो रही हो इतनी, कुछ डाटा दिया, 2010 में बोला इतनी है, क्योंकि जनगणना आप हमेशा हर 10 साल में कर रहे हैं, तो अगर आपसे कहा जाए चलिए बताइए 1998 में भारत की जनगणना क्या रही होगी, आप काउंट तो भारत सरकार तो हर 10 साल में जनगणना की काउंटिंग करवा रही है ना, लेकिन 90 का में पता है आपको, 2000 में पता है, तो अब 98 में पूछेंगे तो आप किस रेशियो में जनगणना बढ़ रही है, कुछ एक्सपर्ट की आप अलग अलग एक्सपर्ट की राय ले रहे हैं, ठीक है, उनकी राय के अकॉर्डिंग अलग अलग मोस्ट कॉमन वैल्यू जो आ रही होंगी उसको आप एक अनुमानित वैल्यू मान लेंगे, तो वही वैल्यू ढूंढने की जो टेक्निक है बच्चों इसी को इंटरपोलेशन कहते हैं, बात समझ में आई होगी, ठीक है, तो इसलिए किया इट इज अ टेक्निक
ये एक, हाँ, इट इज अ टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ एफ, यानी किसी फंक्शन की एफ की वैल्यू ढूंढने की टेक्निक है। अगर कुछ वैल्यू दे रखी है, उनके आधार पर उसी के इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर कोई दे रखी है, कोई जो आर्ग्यूमेंट दे रखी है, उन्हीं के बीच में से अगर कोई नया आर्ग्यूमेंट आप ढूंढ कर अगर उसमें से कोई एस्टिमेट वैल्यू ढूंढ रहे हैं किसी फंक्शन की, तो उस फंक्शन की वैल्यू ढूंढने की जो टेक्निक है वो इंटरपोलेशन है। ठीक है, इंटरपोलेशन का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको इस एग्जांपल से समझाया, मैंने कहा 1990 में भारत की जनसंख्या इतनी थी, 2000 में इतनी है, 2010 में इतनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1998 में भारत की जनसंख्या क्या होगी 1998 में, तो जनगणना तो 10 साल के अंदर हो रही है। 98 में तो हम कोई कैलकुलेशन कर नहीं रहे, तो 98 में जो आपसे पूछा जा रहा है वो फिर उसको ढूंढने का जो आप टेक्निक, आप जिस आधार पर भी उसको बता रहे हैं, है ना, कि भाई यार हम हर साल इतना बढ़ रहे हैं, हर साल इतना बढ़ रहे, तो उसी का एक एवरेज निकाल के आप बात कर रहे हैं, जो भी आप टेक्निक फॉलो करेंगे दैट इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसे इंटरपोलेशन को ढूंढने के लिए देखो, मेथड ऑफ फाइंडिंग इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन को ढूंढने के तीन मेथड है बेसिकली। मेथड ऑफ फाइंडिंग इंटरपोलेशन, पहला नंबर फर्स्ट है, इसको बोलते हैं बच्चों ग्राफिक मेथड या ग्राफिकल मेथड। दूसरा मेथड का नाम है कर्व फिटिंग। कर्व फिटिंग मेथड। तीसरा है यूज ऑफ फाइनाइट डिफरेंस फॉर्मूला। यूज ऑफ फाइनाइट डिफरेंस फॉर्मूला। यूज ऑफ फाइनाइट डिफरेंस फॉर्मूला तीसरा है। तो बेसिकली इंटरपोलेशन, अब सवाल क्या बनता है, चार ऑप्शन लिखे होंगे, कौन सा इंटरपोलेशन पता लगाने का मेथड नहीं है, समझ गए। तो ये तीन ऑप्शन होते हैं इंटरपोलेशन ढूंढने के तरीके। जो चौथा होगा, जो भी चौथा ऑप्शन लिखा होगा वो उससे इंटरपोलेशन का पता नहीं लगेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है, सुन लिया मैंने मेरी बात को, इसलिए लिखा दिया कि इंटरपोलेशन आप कैसे पता करते हैं। तो पहला जो मेथड है जिसको हम बोल देते हैं ग्राफिकल मेथड, दूसरा हम जो या ग्राफिक मेथड के नाम से जानते हैं, दूसरा बोलते हैं मेथड ऑफ कर्व फिटिंग, तीसरा यूज ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ फाइनाइट डिफरेंस मेथड या फॉर्मूला। पहला है ग्राफिक मेथड, दूसरा है कर्व फिटिंग मेथड, तीसरा यूज ऑफ फाइनाइट डिफरेंस फॉर्मूला। फाइनाइट डिफरेंस फॉर्मूला का यूज करके हम इंटरपोलेशन ढूंढ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो चौथा अगर कोई ऑप्शन मिलेगा तो वो गलत ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद अब इसमें देखो, जब हम फाइनाइट डिफरेंस फॉर्मूले का बच्चों यूज करते हैं तो वहां पर जो टेक्निक यूज करते हैं, तीसरे पॉइंट पर आ रहे हैं क्या चीजें करके। फाइनाइट डिफरेंस फॉर्मूले का जब आप यूज करते हैं, बीएससी थर्ड ईयर में जब आप पढ़ रहे थे, तो आप फाइनाइट डिफरेंस फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करते हैं इंटरपोलेशन ढूंढने, इसी से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जब फाइनाइट डिफरेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो इसमें जो हमको इंटरवल दिया रहता है, यानी जो फंक्शन में एक्स की वैल्यू दी रहती है वो कई बार इक्वल इंटरवल में दी रहती है और कई बार अनइक्वल इंटरवल में दी रहती है। ठीक है, तो इस इक्वल इंटरवल और यानी अनइक्वल इंटरवल के आधार पर अब इनके लिए अलग अलग फॉर्मूले बन जाते हैं। ठीक है, इक्वल इंटरवल के लिए सबसे पहले जो फाइनाइट डिफरेंस फॉर्मूला है उसमें इंटरपोलेशन ढूंढने का जो पहला टेक्निक है वो इक्वल इंटरवल के लिए यूज होता है। तो इक्वल इंटरवल के लिए जो फाइनाइट डिफरेंस फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं इंटरपोलेशन का, तो उसी पर चर्चा कर रहे हैं। आज अगला टॉपिक बनता है इंटरपोलेशन, इसके अंदर आ रहा है, इस तीसरे टॉपिक के अंदर इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल। इक्वल इंटरवल बच्चों, इक्वल इंटरवल के लिए इंटरपोलेशन ढूंढने का जो टेक्निक है, इस बार जिन बच्चों ने यूसेट का पेपर दिया था वहां पर भी आया था कि अगर अनइक्वल इंटरवल के लिए किसका मेथड यूज होता है करके, कौन सा उसका मैथमेटिशियन का नाम पूछा था। ठीक है, अगली बात समझ में, एक लैग्रांज फॉर्मूला था उसका, अनइक्वल इंटरवल के लिए बाद में आता है, तो उसका सही ऑप्शन भी था। जिन बच्चों ने यूसेट का पेपर दिया होगा वहां भी ये सवाल पूछ लिया गया था। ठीक है, यहाँ पर भी बता दो, अब इक्वल इंटरवल के लिए जो मेथड यूज इंटरपोलेशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो उसका, उनमें जो फॉर्मूला बताने वाला जो फेमस जो मैथमेटिशियन रहे हैं, आपने सभी ने नाम सुना है, न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला। हाँ, न्यूटन ग्रेगरी के नाम से, शाबाश, यह है न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला।
इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल के लिए जो आता है वो न्यूटन का है, इसे न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला भी आप कह रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, आपने न्यूटन ग्रेगरी का नाम याद रखना है इक्वल इंटरवल। ठीक है, और ये बेसिकली इसे इस न्यूटन ग्रेगरी में भी दो तरीके के फॉर्मूले बताए हैं, दो तरीके से दे रखा है, एक को फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के नाम से जान रहे हैं और एक को बैकवर्ड इंटरपोलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, अब ये चीजें क्या है इन पर बात करते हैं। देखो, मान लिया बच्चों, फटाफट मैं थ्योरम को थोड़ा सा लिख देता हूँ क्या चीज आपके। अगर सपोज के लिए a प्लस एच, यानी जो x की वैल्यू दे रखी है फंक्शन में, इनको आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, a प्लस 2h एंड सो ऑन, a प्लस nh, x की ये वैल्यू है, टोटल कितनी वैल्यू है बच्चों, ये n प्लस 1 वैल्यू है, टोटल n प्लस 1 आर्ग्यूमेंट है, x की वैल्यू दे रखी है और इनके अकॉर्डिंग कोई फंक्शन है y इक्वल टू fx, अगर कोई फंक्शन है तो y इक्वल टू fx, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू है fa, fa प्लस h, fa प्लस 2h एंड सो ऑन, लास्ट में है fa प्लस nh है। यानी और ये आर्गुमेंट x की वैल्यू है बेटा, इसे x की वैल्यू कह रहे हैं और ये फंक्शन fx की वैल्यू चल रही है। ये a प्लस h, a प्लस 2h, ये सारी वैल्यू दे रखी है, a पर फंक्शन की वैल्यू fa है, ये a प्लस है, a प्लस 2h ऐसे दिया हुआ है। अब अगर बोलता है इन दो नंबर के बीच में किसी पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो इस केस में ये सारे इक्वल इंटरवल दे रखे हैं, देख रहे हैं ना, सब एच का डिफरेंस लेके आगे बढ़े। ठीक है, इसलिए न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला का इस्तेमाल हो रहा है। अगर सपोज के लिए a और a प्लस एच के, जैसे ये मान लो 2 है वैल्यू, ये 3 है, ये 5 है, सॉरी 4 है, अगला 5, ऐसे इंटरवल दिया हो, आर्गुमेंट दिए हो, और ये 2 है, ये 3 है, और 2.5 पर वैल्यू क्या होगी पूछ दिया फंक्शन की। ठीक है ना, फंक्शन की वैल्यू 2.5 पर क्या होगी, तो वो 2.5 स्टार्टिंग का नंबर है, तो स्टार्टिंग का जब नंबर होगा तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का यूज करते हैं ऐसे। हाँ, अगर मैंने ये बोल दिया, अगर यहां से किसी नंबर पर फंक्शन की वैल्यू पूछेगा, लास्ट से के करीब होगा वो नंबर, तो वहां न्यूटन और ग्रेगरी का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज होता है। समझ गए? तो अभी हम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन की बात कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, देन fa प्लस UH, fa प्लस UH, a प्लस UH यानी इन दोनों के बीच में कोई नंबर है, a प्लस UH इक्वल टू, निकालने के लिए फॉर्मूला यूज हो रहा है, देखो बच्चों, fa प्लस u अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल्टा fa प्लस u टू दी पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर fa प्लस सो ऑन u टू दी पावर r अपॉन r फैक्टोरियल डेल टू दी पावर r fa। r लिख लो या u टू दी पावर n लिख लो, इसे आपकी मर्जी, n तक चल रहे तो n भी लिख सकते हैं, r भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, जिसमें आपको सुविधा होगी। अच्छा, ये u टू दी पावर 1, u टू दी पावर 2, इसका क्या मतलब है, कल बता रखा था मैंने आपको फैक्टोरियल नोटेशन, वो ये देखो, u टू दी पावर n का मतलब या r का मतलब हुआ बच्चों u माइनस 1, u माइनस 2 एंड सो ऑन u माइनस r माइनस 1, यानी u माइनस r प्लस 1 भी कह सकते हैं इसे। तो ये है बच्चों u टू दी पावर r की वैल्यू, मतलब इसे ऐसे ओपन होता है इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो जैसे ये u की पावर 1 का मतलब u हो जाएगा, u की पावर 2 का मतलब u माइनस 1 हो जाएगा, और u की पावर 3 का मतलब हो जाएगा u माइनस 1, u माइनस 2, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये है फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में काम की बात क्या है, देखिए, तो ये मैंने बताया, तो इस उस सवाल क्या पूछा जाता है उस पर ध्यान देना। देखो, सवाल ये पूछा जाता है कि जब हम इस फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं, फॉर्मूले को जब हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जब हम उधर यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए प्रूफ करते थे, तो उसमें इसका उस जो प्रूफ करने के लिए जो A0, A1, A2, अगर किसी को ध्यान है, किसी बच्चे को, कैपिटल A0, कैपिटल A1, कैपिटल A2 जिन कांस्टेंट टर्म्स का आप यूज करते हैं, तो उसमें इस nth कांस्टेंट की वैल्यू पूछता है एग्जाम आपसे।
अब ये जो इंटरपोलेशन फॉर्मूला प्रूव करने के लिए हम जब an कांस्टेंट इसमें आता है, इसको प्रूव करने के लिए हम जिस पॉलिनोमियल की मदद से इसको प्रूव करते हैं, एक पॉलिनोमियल फंक्शन अपनी ओर से लिखते हैं, उसमें a0 a1 a2 उन हर एक टर्म के जो कोफिशिएंट है, तो nth कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, वो बताने जा रहा हूँ। वो कैसे लिखते हैं वो भी दिखा दे रहा हूँ, और ये बता रहा हूँ आपको कि क्या होगा करके, ठीक है। डेल की पावर भी n होगी ना, आपने आर लिखी है। डेल की पावर n करती होगी। मैंने कहा या तो r लिख लीजिएगा आप या फिर n लिख लीजिएगा सब, ठीक है। चलिए देखो, अब इसको जो फॉर्मूला प्रूव करते थे वहां पर बच्चों आप इसको स्टार्टिंग बता नहीं बता रहा, प्रूव नहीं करागा, आपको बता दे रहा हूँ कि प्रूव करने के लिए आप किस पॉलिनोमियल का यहाँ पर यूज करते थे। तो इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए हम एक पॉलिनोमियल लिखा करते हैं, जिसको इस तरह से लिखते हैं कि सपोज करें fx इक्वल a नॉट प्लस a1 x माइनस a प्लस a2 x माइनस a इंटू x माइनस a माइनस h प्लस a3 एंड सो ऑन, चलते 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 यहाँ पर n टर्म आएगा an, फिर पॉलिनोमियल को लिख रहे हैं x माइनस a माइनस h x माइनस a माइनस 2h एंड सो ऑन, चलते चलते x माइनस a माइनस इधर रहेगा n माइनस 1 इंटू h करके लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें ये जो a0 a1 a2 एंड सो ऑन ये सब लिखे हैं, ये क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, राइट, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट कोफिशिएंट जो आपको दिख रहे हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है, तो इसमें सबसे पहली वैल्यू और सबसे लास्ट वैल्यू के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस कैसे इस पहली वैल्यू को निकालते हैं बच्चों, कैसे इस लास्ट वैल्यू को निकालते हैं, तो इन सारी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है, इस पूरे पॉलिनोमियल फंक्शन में हम x की जगह पर, आर्गुमेंट जो x है उसकी जगह पर अपनी ओर से आर्गुमेंट a प्लस h a प्लस 2h एंड सो ऑन करते करते a प्लस nh, जो लास्ट हमारे ये एक एक करके आपने इसमें आर्गुमेंट x की जगह पर पूरे फॉर्मूले में x की जगह पहले a रखना है, फिर a प्लस h रखना है, फिर a प्लस 2h रखना है, इस तरह से सारी वैल्यू रखनी है। इन सारी वैल्यू को रख के एक एक करके हमारे पास एक कांस्टेंट आने लग जाते हैं। तो जो पहला कांस्टेंट आएगा a0, जब आप a रखोगे तो a नॉट जो होता है वो fa के बराबर हो, ठीक है। ऐसी जो लास्ट कोफिशिएंट आता है बच्चों, तो जब आप लास्ट टर्म रख के लास्ट कोफिशिएंट an में पहुंच रहे होते हैं, तो an की वैल्यू वो यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्या आता है 1 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू h की पावर n डेट की पावर n fa। जो भी ये जो लास्ट कोफिशिएंट आता है, ये पूरा सॉल्व होने के बाद इसकी वैल्यू बनती है 1 अपॉन n फैक्टोरियल h की पावर n डेल की पावर n fa। यही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि an की वैल्यू क्या होती है, न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले का nth n प्लस 1 कोफिशिएंट कहते हैं इसे, सॉरी nth नहीं, n प्लस 1 कोफिशिएंट क्या होता है, 1 अपॉन n फैक्टोरियल h की पावर n डेल की पावर n fa। ये n प्लस 1 नंबर का आ रहा होगा, राइट, क्योंकि काउंटिंग 0 से शुरू हो रही है, तो n का मतलब n प्लस 1 काउंटिंग पहुंच गए होंगे कॉमन सेंस से, राइट। एकदम ऑनलाइन क्लास में कंटिन्यूअसली बोलने से जवान भी फिसलती है ना, उसको मैं nth बोल रहा हूँ, n प्लस 1 नंबर पे है, ध्यान रखेंगे बात को, ठीक है। तो अगर न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले का जब इस्तेमाल होता है इंटरपोलेशन के लिए, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर इंटरपोलेशन फॉर्मूले में nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट या nth कोफिशिएंट क्या है, n प्लस 1 कोफिशिएंट क्या है, वो an होता है, जिसकी वैल्यू 1 अपॉन n फैक्टोरियल h की पावर n डेल्टा की पावर n fa ये होती है, याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाँ बात को क्लियर। पहला कोफिशिएंट fa जो a नॉट है वो fa निकल जाता है, लेकिन n की कोफिशिएंट ये आता है। तो यहाँ पर इस फॉरवर्ड फॉर्मूले के लिए केवल n कोफिशिएंट ही पूछा जाता है, ठीक हो गया। और इसी ये सारी वैल्यू जब निकालते हैं आप ना, इनकी वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो जो फॉरवर्ड फॉर्मूला है वो फॉर्मूला का प्रूफ आ जाता है फिर हमारे पास, ठीक है। उसी फॉर्मूले को जो मैंने बताया आपको, उसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते थे, न्यूटन ग्रेगरी का जो फॉर्मूला है fa प्लस uh बच्चों, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n u टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल इनटू डेल्टा की पावर r fa, ठीक है। r की जगह 0 रखने से फॉर्मूले का पहला
टर्म मिल आ रहा है और आर की जगह एन रखने से फॉर्मूले का जो लास्ट टर्म मैंने लिखा था वो आ रहा होगा। ठीक है, ये न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले का शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, सभी लोग बात समझ गए। जो पूरा फॉर्मूला हमने लिखा है ना, उसमें आप आर की जगह 0 1 2 3 रखते जाइएगा, 0 से लेकर एन तक पूरा वही फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है। तो उसी का मैंने लास्ट टर्म उठा दिया, बस और कुछ नहीं लिखा है, उसमें सिग्मा का यूज किया है। ठीक है, एन की जगह आर लिख दिया है, तो लिमिट के फॉर्म में लिख दिया उसको। चलिए हटाए इसको, बात आई समझ में? बोलो जी, बात समझ में आ रही? ठीक, हाँ। इसके बाद क्या करेंगे, देखो बच्चों, एक नोट अब यहाँ पर लिखा रहा हूं, देखिएगा, उसको लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट हो गया सभी का, सबने नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़े। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर यहाँ पर निकल के आता है, क्या है, अगर फर्स्ट वैल्यू जो है, जो जहां पर मैंने ए लिखा है एक्स की वैल्यू देखिएगा, इफ द फर्स्ट वैल्यू of the argument, if the first value of the argument x is 0 and the interval या डिफरेंस लिख सकते हैं, एंड द डिफरेंस h इज 1, जैसे पहली वैल्यू 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, देखो ये बात कर रहा हूं, x की वैल्यू अगर ऐसे दी है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहां पर लिखना, देन बाय न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन फॉर्मूला न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला for finding the function fx। देखो अब होता क्या, ऑब्जेक्टिव पेपर कैसे सवाल बनाता है, अगर कई बार बोलेगा कि किसी x की वैल्यू जो मतलब प्राइमरी वैल्यू फर्स्ट वैल्यू वो 0 है और डिफरेंस 1 1 का अगर दे रखा है, मतलब ये 2 3 अगर कोई वैल्यू दे रखी होंगी, इनके कॉरस्पॉन्डिंग fx की कुछ वैल्यू दी होंगी, और आपसे बोलेगा कि फंक्शन क्या है या पॉलिनोमियल क्या था, वो फंक्शन क्या हो सकता है जिसके लिए 0 रखने पर फंक्शन अपनी वैल्यू कुछ नंबर दिया होगा, ये दे रहा है, 1 रखने पर ये दे रहा है, 2 रखने पर ये दे रहा है, तो वो फंक्शन ढूंढो। ठीक है, तो फंक्शन ढूंढने के लिए अब आगे हम एक ट्रिक यूज करेंगे, क्या है, देखिए fx इक्वल टू होता है बच्चों f0 प्लस x इंटू डेल्टा f0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर f0 प्लस सो ऑन। यहां से पता चल जाता है फंक्शन का। ठीक है, इसी तरह रिलेटेड में आप अब आपको फॉर्मूला नोट हो जाता है, तो एक सवाल देता हूं आपको। फॉर्मूला सबका नोट है बच्चों? अब देखिए क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन दे रखा है, a second degree polynomial
क्वेश्चन है सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल passes through the point जीरो कॉमा, इसका से लिखा बच्चों देखिए, पहला ब्रैकेट 0,1 1,3 2,7 3,13 सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल passes through a point this और अब चार अलग अलग ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और चौथा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल बताना है। सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल क्या होगा? पासेस थ्रू द पॉइंट 0,1 1,3 2,7 3,13। ठीक है, बात है कि समझ में? तो देखो क्या करेंगे, मतलब एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन बतानी है जो इन पॉइंट से पास हो रही है। ठीक हो गया? क्या करके अब हमने क्या करना है, देखो ये x की वैल्यू दी गई बच्चों, एक इधर x लिख लेना, फिर fx लिख लेना। सबसे पहले देखो x की वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू 0 है, दूसरी वैल्यू क्या है 1 है और तीसरी वैल्यू 2 है, अगली वैल्यू 3 है। ये जो बाद में लिखा है ये फंक्शन की वैल्यू होती है, यानी 0 रखने पर फंक्शन की वैल्यू 1 आई एंड ये f1, फिर 1 रखने पर 3 आई है, 2 रखने पर 7 आया है एंड 3 रखने पर 13 आया है। अभी जो आपने फॉर्मूला लिखा था उस फॉर्मूले में डेल्टा f0 लिखा है। पहला पॉइंट क्या लिखा था फॉर्मूला, fx f0 प्लस डेल्टा f0 प्लस डेल्टा, आगे फिर डेल स्क्वायर f0 का यूज हुआ है ना फॉर्मूला जो अभी बताया था। तो चलिए, तो ये डेल्टा fx, तो यहां से डेल्टा fx निकालोगे बच्चों पहले, फिर डेल्टा स्क्वायर fx निकालोगे। तो ये डेल्टा क्या चीज है, डेल्टा के बारे में कल बताया था कि डेल्टा fx का मतलब होता है fx प्लस h से fx वाले को माइनस करना है। यानी कि अगर डेल्टा fx है तो पहले इस ये बाद वाली वैल्यू से पहली वाली वैल्यू को माइनस करके डेल्टा fx लिख लेगा। 3 माइनस 1 2, 7 माइनस 3 4, 13 माइनस 7 6, डेल्टा fx आ गया। फिर चलिए इससे इसको माइनस करेंगे, 2 आ गया, ये डेल्टा स्क्वायर मतलब दोबारा डिफरेंस, 6 और 4 का डिफरेंस। फिर अच्छा, फिर तीसरी बार निकालेंगे, डेल्टा क्यूब करेंगे तो 2 माइनस 2 0। चलिए अब 0 आ गया तो सब 0 हो गया। ये छोटी सी एक टेबल फटाफट आपको समझाने के लिए, ठीक है, बहुत बड़ा सवाल नहीं आता है। चलिए ये आ गया। अब जो फंक्शन है इसमें फंक्शन fx से होता है बच्चों f0 प्लस फिर क्या लिखा है x अपॉन x इंटू f डेल्टा f0 प्लस x क्या लिखा है x माइनस 1। हाँ, वो जो एक्स स्क्वायर है वो फैक्टोरियल नोटेशन का एक्स स्क्वायर है। हाँ, एक्स माइनस 1 यानी एक्स स्क्वायर लिखा था ना, उसका मतलब होता है एक्स माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर f0। देखिए ये आ गया। इसके बाद क्या आएगा, फिर डेल क्यूब f0 आएगा, वो 0 हो गया तो आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो बस ये फॉर्मूले से आपका सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, आगे बात समझ में। तो देखो क्या है, तो आंसर क्या बनेगा, उम्मीद कर रहा हूं सबके बात समझ में आ रही होगी। fx की वैल्यू बन जाएगी, देखो बच्चों f0 क्या होता है, देखो ये 0 पर फंक्शन की जो वैल्यू है इसको f0 कहते हैं, f0 की वैल्यू 1 है। ठीक है, डेल्टा f0 प्लस x इंटू डेल्टा f0, ये डेल्टा f0, 0 के सामने जो पहला नंबर है वो डेल्टा f0 कहलाएगा। ठीक है, तो डेल्टा f0 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2 प्लस डेल्टा आगे क्या है x माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 हो गया, डेल स्क्वायर f0, डेल स्क्वायर f0 फिर से कितना आया 2 आया, इससे काट दो, इनको सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, पहला नंबर इसे क्या बोलते हैं f0, इसे डेल्टा f0, इसे डेल्टा स्क्वायर f0। क्या लिखा था मैंने, ट्रिक क्या बताई, अगर नंबर पहला 0 चल रहा है तो फंक्शन ढूंढने का तरीका ये है। ठीक है,
आगे बात समझ में, मेरी बात सबकी समझ में आई होगी। इसे F0 कहते हैं, इसे डेल्टा F0, इसे डेल्टा स्क्वायर F0, अगला डेल्टा क्यूब F0। ठीक है, ये चीज जो पहली वैल्यू है वो डेल्टा F0 के नाम से जानी जाएगी, पहला जो डिफरेंस है 0 का। ठीक हो गया, तो इस तरह से इस सवाल का जवाब आता है। तो चलिए सही जवाब क्या आया होगा, इस पूरी को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये है सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल। ठीक हो गया। सर इसमें शॉर्टकट हाँ मतलब वो तो आप डायरेक्ट नंबर रखे और आपने ऑप्शन ढूंढ लिया, जो 4 ऑप्शन है कौन सा सेटिस्फाई हो रहे उससे पता कर लिया। ठीक है, इंटरपोलेशन की टेक्निक में भी मैंने बता दी। और दूसरा, अगर आपको पॉइंट दे रखे जो 4 इक्वेशन है, चारों पॉइंट किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो आपका आंसर। ठीक हो गया। पावर एन इसमें ऊपर था ना, जो ए एन आपका नहीं, एन फैक्टोरियल एच की पावर एन नीचे ही है, जी डिनोमिनेटर। तो फिर फॉर्मूले में यू की पावर आर ऊपर कैसे होगी? यू का वक्त यू एक्स है, यू टू दी पावर आर जो चल रहा होगा। बात समझ में आ गई बच्चों यहाँ तक। अब ऐसे न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब अगला टॉपिक आता है न्यूटन ग्रेगरी का बैकवर्ड इंटरपोलेशन। न्यूटन ग्रेगरी का बैकवर्ड इंटरपोलेशन। तो देखो, अब जो बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का यूज करते हैं, वो फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं आपको। फॉर्मूला आपके काम का ज्यादा है नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर्मूला ये। वही n के कोएफिशिएंट क्या बनेगा वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो अभी बता दे रहा हूं, n + 1 के कोएफिशिएंट क्या बनेगा करके। तो ये बैकवर्ड फॉर्मूला है a + nh + u। इधर उधर डेल्टा यूज होता था, इधर नेबुला का यूज होता है। f a + nh plus u plus 1/2 factorial into nebula square f a plus nh plus so on। ये न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है। तो ये जब फॉर्मूला लिखोगे तो इस पर जो n+1 कांस्टेंट आता है, n+1 कांस्टेंट जो n आएगा, n+1 कांस्टेंट बच्चों जो an होता है उसकी वैल्यू होती है 1/n फैक्टोरियल h टू दी पावर n नेबुला टू दी पावर n f a plus nh। ठीक है, और जो फर्स्ट कांस्टेंट होता है a नॉट, वो निकल के आता है यहाँ पर f a plus nh। न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का जो ये क्या है, an का है, an का इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है। an यानी कि फॉर्मूले को प्रूफ करते वक्त जो हम पॉलिनोमियल लिखते हैं उसमें n, ये जो n+1 नंबर का जो टर्म आता है उसका कोफिशिएंट है an, कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, ध्यान रखना है। और जो पहला कांस्टेंट है वो आपका बच्चों a नॉट f a plus nh के नाम से जाना है। नेक्स्ट अगला टॉपिक इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल। मेथड ऑफ फाइंडिंग इंटरपोलेशन में यूज ऑफ फाइनाइट डिफरेंस हाँ फॉर्मूला उसका चल रहा है। बस वही है लगभग। अब लिखिए अगला टॉपिक, अब इंपोर्टेंट है
इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल। अगर कोई इंटरवल अनइक्वल है तो इसका इंटरपोलेशन कैसे निकालते हैं? तो अनइक्वल इंटरवल के लिए जब इंटरपोलेशन निकालते हैं तो जिस मेथड का यूज होता है उसे डिवाइडेड डिफरेंस मेथड कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइडेड डिफरेंस मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन में अगर अनइक्वल इंटरवल के लिए आपको इंटरपोलेशन, यानी जो इंटरवल है वो अनइक्वल है लेकिन तब फंक्शन की किसी आर्ग्यूमेंट पर फंक्शन की अगर वैल्यू ढूंढना है तो ढूंढने के लिए हम जिस मेथड को यूज कर रहे हैं वो सबसे पहला मेथड है डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। डिवाइडेड डिफरेंस मेथड के नाम से जाना जाता है। तो चलिए तो डायरेक्ट इस पर काम की बात करते हैं। तो जब डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो बच्चों, तो डिवाइडेड डिफरेंस का जो सिंबल होता है वो ये होता है, डेल्टा को आपने बीच से कट करना है, तो डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर है। ठीक है, तो जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है वो कैसे लिखते हैं? देखो, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस of fx, first divided difference of fx for the argument x नॉट कॉमा x1। अब इसमें लिखिए ना a प्लस h, नहीं लिखा इसको, समझ लेना क्योंकि ये तो अनइक्वल इंटरवल है। वो a प्लस h, a प्लस 2h ऐसे नहीं रिप्रेजेंट किया ना इसे, क्योंकि वहां तो hs का डिफरेंस सेम आ रहा है ना। एक वैल्यू x नॉट है, दूसरी x1 कुछ भी हो सकती है, तीसरी x2 कुछ भी हो सकती है। ऐसे ही अगर अलग अलग नंबर दिए होंगे आर्गुमेंट x की वैल्यू x नॉट, x1, x2, x3, x1 बहुत सारे नंबर दिए होंगे, तो जो पहला डिवाइडेड डिफरेंस होता है वो इन दो पॉइंट पर निकलता है, इन दो आर्गुमेंट पर, जिसका जो लिखा रहता है इज डिफाइंड एज f(x1) minus f(x0) upon x1 minus x0 and denoted by कैसे कट कर दीजिएगा, f(x0) यहां पर x1 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो यही है। अगर ये लिखा है, मतलब आपसे चार ऑप्शन लिखेगा, ये लिखा है बराबर में, ये लिखा है और एक दो तीन इसके गलत ऑप्शन लिखे होंगे, या फिर हम दो सही ऑप्शन कौन सा है ढूंढना है। तो डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला होता है x1 माइनस fx0 अपॉन x1 माइनस x0। हाँ, अगर आपने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया ऊपर नीचे से तो fx0 माइनस fx1 अपॉन x0 माइनस x1 भी कहलाएगा। ठीक है, बेसिक ऐसे लिख रहे हैं, समझ गए। दूसरा तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का, इसी को रिप्रेजेंट करते हुए क्यों fx0, x1 ऐसे रिप्रेजेंट, पहला डिवाइडेड डिफरेंस लिखने का तरीका है। ठीक है, फिर दूसरा, ऐसे जब आप सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस लिखते हैं तो वो क्या है? सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस से फंक्शन की वैल्यू कैसे ढूंढी जाती है? देखो, इसके लिए यूज करते हैं फॉर्मूला डेल, इसको ऑपरेटर को बीच से आपने कट करना है। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस लिखने जा रहे हैं f(x0), यहां x1 x2 लिखेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर f(x0) x1 x2 लिखेंगे। ठीक है, और इस पूरे की वैल्यू बनकर आएगी, इस पूरे की वैल्यू चलिए ऊपर लिखते रहो, तो चलिए f(x0) x1 x2 की जो वैल्यू होती है ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस कहलाता है। इसे लिखते हैं f(x1) x2 माइनस f(x0) x1 अपॉन x2 माइनस x0। ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला है। f(x0), x1, x2 ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर इसे ऑपरेटर को कट कर देना है, f(x0) x1, x2 से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, और फॉर्मूला इसके लिए ये है। तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस लाने के लिए पहले आपको फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी, x0 x1। ठीक है,
तो इसी तरह से जब nth डिवाइडेड डिफरेंस यूज होता है, तो सिमिलरली nth डिवाइडेड डिफरेंस को भी लिखिए, क्या है x1 x2 and so on xn इक्वल, इसका मतलब होता है x0 x1 x2 so on xn इक्वल टू x1 x2 x3 so on xn माइनस f x0 देखो इधर x1 so on xn minus 1 upon xn minus x0, ये nth डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला लिख दिया इंटरपोलेशन का, ये आ गया। ठीक है, बात आप समझ में? जब डिवाइडेड डिफरेंस पढ़ा, तो अब यहाँ पे इसमें इंपॉर्टेंट बात है फिर इसकी प्रॉपर्टी। अच्छा करिए नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे रिलेटेड इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं, निकल के आएंगे। हाँ, प्रॉपर्टी है डिवाइडेड डिफरेंस की। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कि डिवाइडेड डिफरेंसेज आर, पहली प्रॉपर्टी है बच्चों कि जो डिवाइडेड डिफरेंस होता है वो सिमेट्रिक होता है अपने आर्गुमेंट के साथ। डिवाइडेड डिफरेंस इज अ सिमेट्रिक फंक्शन, और ये वर्ड याद रखना है, डिवाइडेड डिफरेंस सिमेट्रिक होता है या नहीं होता है? होता है, ठीक है। डिवाइडेड डिफरेंस इज अ सिमेट्रिक फंक्शन विद देयर आर्गुमेंट। कहने का मतलब क्या है, यानी कि इसका मतलब है दैट इज, ये कहा जा रहा है कि f x0 x1 जो होगा वो x1 x0 के बराबर होगा। ये सिमेट्रिक, यानी a कॉमा b कॉमा a बराबर होने हैं फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो पहला डिवाइडेड जो डिफरेंस की जो बात हो रही है सिमेट्रिक, वो सिमेट्रिक फंक्शन होता है। x0 x1 इक्वल टू x1 x0 के बराबर होता है। नंबर 2, सेकंड प्रॉपर्टी, the nth divided difference of a polynomial of degree n is constant. The nth divided difference of a polynomial of the nth degree is a constant। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन f(x) n ऑर्डर का दिया है तो उसका nth डिवाइडेड डिफरेंस होगा 0, कांस्टेंट, इस तरह से इंफिनिटी, 3-4 ऑप्शन बनाए, नन ऑफ दीज ऐसे बनाएगा तो सही आंसर कांस्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब nth जो अभी मैंने फॉर्मूले बनाए थे ना, जो लिख रहे थे, जब आप nth डिवाइडेड डिफरेंस डिवाइडेड टेबल से बनती है वो हमको बनाने का काम नहीं है, इंटीग्रल एग्जाम के लिए वो बनानी नहीं है हमें। जब हम अगर n बार डिवाइडेड डिफरेंस का जो ऑपरेटर का फॉर्मूला डेल स्क्वायर डेल क्यूब डेल की पावर 3 करके चलते जाते हैं, डेल फॉर n तक जाते हैं जब, तो वो n अगर डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसका डिवाइडेड डिफरेंस ये क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। इसके बाद वाला फिर क्या होगा, इसके बाद वाला क्या होगा फिर 0। हेलो सर,
जी मैम बताइए। सर ये वीडियो थोड़ी ब्लर दिख रही है मुझे। मैम मैं क्या करूँ, साफ नहीं आ रहा सर है। ये एफ एक्स जीरो एक्स वन इज इक्वल टू, सर क्या लिखा है ये, एफ एक्स वन। कॉमा एक्स जीरो, ओके सर। एक्स नॉट कॉमा एक्स वन इक्वल टू एक्स वन कॉमा एक्स नॉट लिखा है मैंने, ठीक है। अगर कई बार थोड़ा सा मतलब हो सकता है कई बार लाइट के नहीं नेटवर्क इशू हो रहा होगा ना, नेटवर्क इशू। नहीं वो उसका तो नहीं हो रहा था, कई बार नेटवर्क इशू की वजह से ना क्वालिटी में थोड़ा सा ट्रीटमेंट में नेट पहुंचे इसको, तो वाईफाई का काम चल रहा है। हाँ हाँ, जो वर्ड है उनको मैं बड़ा लिख दूंगा तो बच्चों को ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं सारी चीजें बोल भी रहा हूँ ना, जब आप जिस बच्चे के पास रिकॉर्डिंग हो रही, कहीं पर कोई समझ में नहीं आ रही होती, वो रिकॉर्डिंग सुनोगे तो उनको आइडिया आ जाता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ज्यादा परेशानी इसका नहीं होगी। फिर भी जिस बच्चे को भी दिक्कत आती है ना, वो कहीं पर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, व्हाट्सएप जिंदाबाद नंबर हमारा, ठीक है। इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी रहता है, आप अपना डाउट भेज दो, ठीक है। उसका रिप्लाई वहां पर हम दोबारा कर दिया करते हैं, ठीक। सुविधा सभी के लिए है। nth डिवाइडेड डिफरेंशियल की अगर बात कर रहे हैं, nth डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है तो बच्चों क्या होगा, उसकी वैल्यू कांस्टेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इंटरपोलेशन का, ये जो पॉइंट मैंने अभी लिखा रखा है। और जब nth डिग्री में कांस्टेंट है तो n इससे बड़ा डिग्री का फिर क्या होगा, जीरो होगा, ध्यान रखना। इसके बाद जब डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे तो फिर वो जीरो आ जाएगा। अगला नंबर 4, नंबर 3 पॉइंट, nth डिवाइडेड डिफरेंस। तीसरा पॉइंट देखो, लिखिएगा nth डिवाइडेड डिफरेंस, पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा, nth डिवाइडेड डिफरेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड as a quotient of two determinants as a quotient of two determinants each of order n plus 1। बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या बोल दिया, n के डिवाइडेड डिफरेंस जो है ना, उसे आप दो डिटरमिनेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर आप, और उनके क्वोशिएंट मतलब डिवाइडेड में, दो डिटरमिनेंट के डिवाइड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल का जब आप nth डिवाइडेड डिफरेंस निकाल रहे हैं तो उसको दो डिटरमिनेंट के डिवाइड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लिया, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट भी बोल रहा हूं आपको, इससे रिलेटेड जो सवाल भी पूछा गया है यह है, अगर थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस जो है उसे अगर आप दो डिटरमिनेंट में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो उन डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या होगा। सवाल सुना मेरा, अगर कोई थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस को हम दो डिटरमिनेंट में रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका ऑर्डर क्या होगा। थर्ड है तो ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा। थर्ड है तो ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। क्यों, कारण क्या, देखो पॉइंट मैंने बोल दिया ना, तो वही मैं थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो आपके पास अगर 4 ऑर्डर क्यों होता है, क्योंकि थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस से निकलने के लिए आपके पास पॉइंट 0 1 2 3 तक होना जरूरी है। तो इन दोनों का डिफरेंस 3 बार थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस में पहुंचोगे जब नंबर कितने होंगे, 4 होंगे, समझ रहे ना। ऑर्डर कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो वो होगा क्या, डिवाइडेड डिफरेंस आएगा कैसे डिटरमिनेंट की फॉर्म में। वो डिटरमिनेंट क्या होते हैं, चलो वो दिखा दे रहा हूं। पहला डिटरमिनेंट बच्चों ये होता है, ऐसे लिखते हैं fx0 fx1 fx2 fx3, लिख रहे हैं ना। इधर x0 स्क्वायर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर x0 x1 x2 x3 1 1 1 1। ये पहला डिटरमिनेंट ये होता है डिवाइडेड बाई, अब इसमें डिवाइड का साइन चलेगा, इसके बाद डिवाइडेड बाई
दूसरी डिटर्मिनेंट में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं उधर आगे, तो देखना दूसरी डिटर्मिनेंट जो इसको डिवाइड करना है इस डिटर्मिनेंट से, यानी इसकी इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी उसको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट डिवाइडेड डिफरेंस आ जाता है। अरे तो ये दूसरी डिटर्मिनेंट हमारी क्या चल रही है देखिएगा, डिवाइडेड बाई एक्स नॉट का क्यूब, x1 का क्यूब, x2 का क्यूब, x3 का क्यूब, एक्स नॉट का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर x नॉट, x1, x2, x3 और लास्ट में 1 1 1 1। ठीक है, लास्ट में क्या लिख दिया मैंने 1 1 1 लिख दिया होगा। ठीक है, कहीं थोड़ा सा दिख नहीं रहा हो बच्चों को, आवाज आई होगी, लो ये इसका फर्क, x0 का क्यूब, x1 का क्यूब, x2 का क्यूब, x3 का क्यूब, x0 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, x0, x1, x2, x3 1 1 1 1, ये दूसरी डिटर्मिनेंट है। ठीक है, इन दोनों का ऑर्डर क्या है 4, यानी 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है वो, उसका डिटरमिनेंट निकाला। ठीक है, ये तो क्या लिखा, इसलिए मैंने थर्ड ऑर्डर में अगर कोई थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है, ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे ना, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस को आप क्या लिख रहे थे, देखो फॉर्मूले में x0 x1 x2 लिख रहे थे, पहला डिवाइडेड डिफरेंस को आप x0 x1 लिख रहे थे फंक्शन में, सेकंड को यहां तक लिख रहे थे, थर्ड को यहां तक लिखेंगे। तो थर्ड डिवाइडेड अगर कोई डिवाइडेड डिफरेंस है तो उसको हम दो डिटरमिनेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिनका ऑर्डर 4 होगा, दो डिवाइडेड मतलब दो डिटरमिनेंट के डिवाइड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिनका ऑर्डर 4 होगा हर एक डिटरमिनेंट का। मेरी बात समझ में आई? जो पूरा फॉर्मूला है उसका शॉर्टकट एक आपको ये जनरल पॉइंट बता रहा हूँ, इसका बात बता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो स्टेटमेंट मैंने अभी कुछ बोला है वही पूछा गया, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन वही बनता है, राइट। अगर n का ऑर्डर में कोई n डिवाइडेड डिफरेंस है तो उसके दो डिटरमिनेंट बनेंगे, तो वो डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या होगा n+1। अगर सेकंड अगर डिवाइडेड डिफरेंस से पूछा जा रहा है तो उसमें जो डिटरमिनेंट बनेंगे उनका ऑर्डर क्या होगा 3, ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस के लिए बनने वाली डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या होता है 3 होता है, ध्यान रखना है। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस के लिए बनने वाली डिटरमिनेंट का ऑर्डर 4 होता है, nth डिवाइडेड डिफरेंस के लिए बनने वाली डिटरमिनेंट का ऑर्डर n+1 होता है। सुन सुन के ही याद हो जाएंगी बार बार। ठीक है, वीडियो बार बार सुनते रहिए, ऐसी दिमाग में बातें छप जाएंगी। Now next, relation between divided difference and ordinary differences. अगला पॉइंट है रिलेशन बिटवीन डिवाइडेड डिफरेंस एंड ऑर्डिनरी डिफरेंस। जो भी बच्चे देखो, तुम लोगों के लिए इसे मोटिवेशन समझो या खुद की तारीफ समझो या आप लोगों के लिए मोटिवेशन इस वर्ड समझो। ठीक है, मैं जो भी आपसे बोल रहा हूं मैं बार बार कह रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर नहीं आएगा कोई भी सवाल ऐसा पेपर पर नहीं आएगा तो आप आना, अपनी फीस के पैसे वापस लेके जाना मैथ्स में से। ये मेरा जो पुराना इतने सालों का तजुर्बा है। मैं बात को पॉइंट में फालतू बात भी नहीं निकाल रहा हूं, हर बच्चा पढ़ लेना। ठीक है, बस जो कॉपी में लिखा दिया जा रहा है इसको सब कर ले जाए, जो बात आपको बोली जा रही है केवल वही सवाल जो आयोग पूछता है, मैं वही बात लिख रहा हूँ। आप जब पढ़ते थे बीएससी में आपने नाम ही नहीं सुना होगा। ठीक है, आपने सुना ही नहीं होगा नाम, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अभी मैं लिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, इससे इन चीजों को ही पढ़ के जाना आपने पॉइंट, सवाल तो आ रही नहीं है। न्यूमेरिकल एनालिसिस चल रही है वाली किताब, इसमें से इसी तरह की बातें पूछनी है आपसे। ठीक, इसके बाद इसके जो अगला ऑपरेटर फिर हमारा फिर आ रहा है, कल वाली क्लास में आएगा, फिर वो भी इंपॉर्टेंट बनता है, जैसे कि और डेल्टा नेबुला का रिलेशन इंपॉर्टेंट था, एक अभी सिग्मा वगैरह का रिलेशन आएगा, वो कल वाली क्लास में उसकी बारी आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके साथ 2 एक क्लासेस और करूंगा, एनए न्यूमेरिकल एनालिसिस खत्म हो जाएगी। 5-7 क्लास से ज्यादा न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं जानी है, और इसी में से क्वेश्चन बन जाना है आपका, ध्यान रखिएगा। चलो देखो, रिलेशन बिटवीन डिवाइडेड डिफरेंस एंड ऑर्डिनरी डिफरेंस। ऑर्डिनरी डिफरेंस क्या बच्चों, ये डेल्टा। डिवाइडेड डिफरेंस क्या, ये इनके बीच का रिश्ता पूछ रहा है।
क्या है करके बस, ठीक है। तो लिख लो फॉर्मूला क्या है, x0 x1 x2 सो ऑन xn, ये डिवाइडेड डिफरेंस से होता है। इसी को आप ऐसे भी लिखते हैं f x0 x1 x2 x3 सो ऑन xn लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं या फिर इससे रिप्रेजेंट करो, ठीक है। ये है डिवाइडेड डिफरेंस। ऑर्डिनरी डिफरेंस आगे लिखा हूं 1/n फैक्टोरियल डेल्टा टू द पावर n f x नॉट, डेल्टा टू द पावर n f x नॉट। इन दोनों का रिश्ता ये है, तो ध्यान रखना ये रिश्ता क्या कहलाता है, 1/n फैक्टोरियल h की पावर n डेल्टा की पावर n f x नॉट। अब आपको चार ऑप्शन लिखे होंगे, कौन सा सही है ये पहचानना होगा, ये सही ऑप्शन ये होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, डिवाइडेड डिफरेंस एंड ऑर्डिनरी डिफरेंस के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है देख लीजिए, ठीक है। हेलो सर। जी मैं बोले, सर ये जो ऑपरेटर के नीचे दिखा है सर, ये x1 से स्टार्ट होगा सर? x1 से मैं x नॉट इधर आ गया, यहाँ x1 से स्टार्ट होता है, ओके ओके सर। x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn तक। सर सेम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है एग्जाम का, कौन सा, ये वाला, हाँ हाँ उसी में एंड वाला, तो एंड तक ए कोफिशिएंट लिख देते हैं। लिख लिया बच्चों, सबने नोट कर लिया, आगे बढ़ो, है इजाजत। तो अगला एक पॉइंट में नोट जैसा लिख लीजिए, क्योंकि अभी एग्जाम में पूछा था, आई थिंक शायद यूसेट में आया हुआ सवाल है, पेपर था खाली, ये देखिए नोट में लिख लेना, एक मैथमेटिशियन का नाम फिर आता है लैग्रेंज, उनका इंटरपोलेशन कहाँ यूज होता है, बस ये है फॉर्मूला, तो लिख लेना लैग्रेंज इंटरपोलेशन। फॉर्मूला अगर इनका लिखूंगा तो पूरा बोर्ड कम पड़ेगा, ठीक है, इसलिए फॉर्मूला नहीं लिखना है, हमने ये लिखना है, ये जानना है कि ये यूज कहाँ होता है, तो लिख लेना लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर अनइक्वल इंटरवल। और अनइक्वल इंटरवल, लैग्रेंज का भी जो अगर आइडेंटिटी इंटरपोलेशन का फॉर्मूला वो कहाँ यूज हो रहा है, अनइक्वल इंटरपोलेशन, सॉरी अनइक्वल इंटरवल में, हाँ लैग्रेंज का इंटरपोलेशन अनइक्वल इंटरवल के लिए यूज, ठीक है बच्चों, लैग्रेंज। और अगर आप इनका फॉर्मूला देखना चाहेंगे तो मुझे व्हाट्सएप पे बोल देना, मैं पूरा फॉर्मूला इनका आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है, जो देखना चाहेगा, बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल एक क्वेश्चन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जो अभी पढ़ाया उनसे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन है। सवाल है थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, पहला क्वेश्चन, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्ग्यूमेंट, for the argument 2, 4, 9, comma 10, 2,
4, 9, 10, इसके लिए थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बच्चों 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा और द आर्ग्यूमेंट 2, 4, 9, 10, मतलब x की इन वैल्यू के लिए तीसरा डिवाइडेड डिफरेंस क्या आएगा ये बताना है। तो हमें कुछ नहीं करना, आपने परेशान नहीं हो, सिंपल तरीके एक छोटा सा फटाफट काम हो जाएगा जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। x की वैल्यू लिखो, क्या क्या है x की वैल्यू 2, 4, 9, 10। बेटे x की वैल्यू लिख लिया बच्चों। यहाँ fx, ये fx फंक्शन दिया है तो बस इसमें x की जगह 2 रखिए तो f2 निकलेगा, 2 का क्यूब 8, 2 दूना 4, 8 माइनस 4 4। x की जगह 4 रख दीजिए, 4 का क्यूब 64, 4 2 8, 64 माइनस 8 करेंगे 56। ऐसे 9 रखने पे आ जाएगा 711 और 10 रखोगे 980, 10 का क्यूब 1000 माइनस 20, 980। ये fx की वैल्यू आ गई। अब पहला डिवाइडेड डिफरेंस निकालने की बारी आएगी डेल के। ये पहला डिवाइडेड डिफरेंस है, मैं तो थर्ड पूछा है लेकिन एग्जाम आपसे पहला ही पूछेगा, बस ज्यादा बड़ा नहीं पूछेगा। वो तो बेसिक जानकारी, आप बेसिक नॉलेज आपकी चेक करिए ना। थोड़ा प्रैक्टिस की वजह से मैंने आपको प्रैक्टिस करके थर्ड तक दे दिया आपको। तो पहला डिवाइडेड डिफरेंस को ऐसे लिख लेते हैं, सेकंड वाले को ये लिख रहे हैं। थर्ड पूछा है बच्चों आपसे तो इसको आप ऐसे बना। तो डिवाइडेड डिफरेंस इसको कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला आपने देखा होगा, क्या बनता है, इनकी दो वैल्यू को माइनस करना है। पहला डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला आपने लिखा था ना, फॉर्मूला x0 x1 करके क्या लिखा था, fx1 माइनस fx0 अपॉन x1 माइनस x0, ये फॉर्मूला है। अगर पहला डिवाइडेड डिफरेंस पूछा है, केवल एग्जाम पूछेगा ही पहला, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये फॉर्मूले का इस्तेमाल, fx1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, डिग्री सभी बच्चों को fx1 की वैल्यू क्या बच्चों, ये पहली वैल्यू है, ये इसको बोलेंगे आप x0, इसे बोलेंगे x1, इसे बोलेंगे x2, इसे बोलेंगे x3, याद रखना है, ठीक है। तो fx1 आपके पास 56 है माइनस fx0 आपके पास 4 है अपॉन x1 माइनस x0 4 माइनस 2। तो पहला डिवाइडेड डिफरेंस अगर पूछा जाए तो आपका आंसर आ गया, देखो 56 माइनस 4, हाँ क्या सही है, सॉल्व करके कितना आएगा 26 आ जाएगा, ठीक है। ये चलिए इन दोनों का डिफरेंस। फिर ऐसे अगर और आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो अगर पहला डिवाइडेड डिफरेंस पूछेगा जब सवाल, तो आर्गुमेंट आपको इतने ही दिए होंगे, बस वही है। अभी मैंने सवाल थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, इसलिए मैंने 9 और 10 तक यहाँ तक लिखे हैं ना। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस पूछा है तो 4 नंबर लिखे होने जरूरी है ना। पहले के लिए 2 लिखेंगे, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस पूछेगा तो 3 नंबर, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस पूछेगा तो 4 नंबर, इसलिए तो 4 ऑर्डर बनना है उसका। चलिए तो हम अपने सवाल को पूरा करते हैं। फिर अब हमें थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस पूछा, तो अब इन दोनों को माइनस करो, 711 माइनस 56 अपॉन 9 माइनस 2, यह x2 माइनस x0 होता, बार बार ये 2 ही माइनस होगा नीचे, ठीक है। तो कितना आएगा, ये सॉल्व करके बच्चों आ रहा है 131, फिर आप ये आ रहा है 131, फिर ऐसे तीसरा वाला बन जाएगा 980 माइनस 711 अपॉन 10 माइनस 2। तो ये नंबर बनेगा आपके पास, इसमें क्या लिखा मैंने 9 माइनस 4, यहाँ सॉरी ध्यान रखना, ये x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1 है, इसमें 9 माइनस 4 और 10 माइनस 9 यहाँ पर। जब अगला जब मैं निकालूंगा वहां 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा जल्दीबाजी करती हूँ, यहाँ पर x2 माइनस x1 इन दोनों का निकालना होगा, मैं फिलहाल अभी यूज बताऊँ ना। हाँ मैं इसके बाद बढ़ेंगे, अभी तो x1 x2 का डिफरेंस निकाला मैंने ना, पहला ही डिवाइडेड डिफरेंस निकाला। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 269। अब फिर सेकंड वाला डिवाइडेड डिफरेंस देखो 131 माइनस 26 अपॉन 131 का आर्गुमेंट की वैल्यू क्या थी 9 माइनस 2,
क्या आ गया 9 माइनस 2, कितना सॉल्व करके कितना आ रहा है 15, और फिर अगला क्या है 269 माइनस 131 अपॉन 10 माइनस, देखो अच्छा देखिए 269 10 की वैल्यू है, अब ये x ये निकालने आप इनका डिफरेंस x3 माइनस x1 10 माइनस 4 बन जाएगा ये, ठीक है। पहले हमने सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस इन तीनों का निकाला तो x2 माइनस x1 बनेगा, जब इन तीनों का निकाले तो x3 माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करके, ये आ रही है सॉल्व करके 23, और इसके बाद फिर अब ये निकालना है तो कितना आएगा 23 माइनस 15 अपॉन 23 कौन से नंबर पे है 10 माइनस, हाँ माइनस ये क्या है 2 x नॉट, यानी जो 15 है वो x नॉट के सामने वाली वैल्यू है, तो 2 सॉल्व करके फाइनल आंसर कितना आ रहा है इसका 4 सॉरी 1 आ रहा है 20 में, हाँ कितना आ गया 1 आ गया 8/8 1 आ गया, तो इसका आंसर 1 है। तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस आपका 1 है। एग्जाम इतना लंबा नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे करना है, केवल फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ही पूछा जाता है। दो आर्गुमेंट दिए होंगे, उसका पहला डिवाइडेड डिफरेंस पूछा जाएगा, भैया 2 4 56 ये आ रहा है तो माइनस करके आपने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस 26 आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें डिवाइडेड डिफरेंस का डिवाइडेड डिफरेंस लिखा है, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एक्स क्यूब लिखा है फंक्शन, यहाँ पर वाई जेड है, ये कितना आएगा, पहला ऑप्शन है लिखिए एक्स वाई जेड, दूसरा ऑप्शन है 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीसरा ऑप्शन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और जो चौथा ऑप्शन है ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड। सवाल इसकी वैल्यू क्या होगी, इधर x का क्यूब है फिर y और z लिखे हैं, यानी पहला नंबर x है, ये x नॉट f x नॉट लिखा रहता है ना, इधर पे क्या लिखते हो आप f x नॉट लिखते हो, इधर x1 x2 लिखते हो, तो ये x नॉट x है बच्चों यहाँ पर। तो क्या करेंगे आप ध्यान रखेंगे कि जब आप सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस को लिख रहे थे आप ऐसे लिख रहे थे बच्चों, यहाँ x1 x2 लिख रहे थे, तो ये वैल्यू x नॉट यानी ये फंक्शन की वैल्यू की पहली वाली वैल्यू, उसकी जगह x का क्यूब, कोई फंक्शन होगा उसका क्यूब हुआ है, हाँ जो भी फंक्शन है, तो x की पहली वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, आर्गुमेंट जो होंगे पहला x होगा, ये आर्गुमेंट है, दूसरा y है, फिर z है, ठीक है। तो पहली वैल्यू क्या बन रही है fx की जो एंट्री हो रही है वो पहला क्या फंक्शन की जो वैल्यू हो रही है वो क्या है, पहली तो x क्यूब है, तो दूसरी क्या होगी फिर वो y क्यूब होगी, तीसरी z क्यूब होगी, खुद ही आइडिया लगाइए, x होने पर उसका क्यूब चल रहा तो y होने पर y का क्यूब होगा फंक्शन में, क्यूबिक फंक्शन होगा ना, कोई ऐसा फंक्शन होगा fx बराबर x क्यूब टाइप का, तभी x के लिए x क्यूब है तो y के लिए y क्यूब, z के लिए z क्यूब बनेगा, ठीक हो गया। अब पहला डिवाइडेड डिफरेंस क्या आएगा, y क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन y माइनस एक्स, तो y क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन y माइनस एक्स, चलो फैक्टर करेंगे क्या आएगा, y माइनस एक्स से y माइनस एक्स हटेगा, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, क्या बनेगा, देखो y क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन y माइनस एक्स करेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अपॉन y माइनस एक्स हट जाएगा, तो क्या बनेगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बचेगा। ऐसे दूसरा इनको माइनस कर दीजिए, जेड क्यू माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई बनेगा, नीचे अपॉन में जेड माइनस वाई आएगा, ठीक है। फिर दूसरा आपको यही तो पूछना है जो जहां पर आप पहुंचे यही पूछा है उसने, ये कितना बनेगा दूसरा वाला, तो भैया चलो माइनस कर दीजिए अब इनको, क्या जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन
z माइनस x। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व कर दो, सही जवाब आपको मिल जाएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो चलिए y स्क्वायर से अपना y स्क्वायर कट गया। अब क्या करेंगे, z स्क्वायर है, x स्क्वायर है, इसके फैक्टर हो जाएंगे, z y x y है, y कॉमन लेंगे, फैक्टर हो जाएंगे। तो सॉल्व करके क्या आएगा देखिएगा, ऑप्शन सी आ रहा है सर इसका। ऑप्शन सी आ रहा है ना, x प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है, इसमें आ रहा है ऑप्शन सी ये। ठीक है, सॉल्व करके क्या आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है, सब लोग कर लेंगे ना। ठीक है, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, जेड वाई माइनस एक्स वाई है, तो अपना वाई कॉमन लिया तो जेड माइनस वाई हो जाएगा, जेड माइनस एक्स हो गया। इसको आप जेड प्लस एक्स, जेड माइनस एक्स लिख सकते हैं, ऐसे दो बार लिख पाएंगे, जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स करके। इन दोनों में से फिर जेड माइनस एक्स आपका फिर से कॉमन आएगा बाहर, अपॉन में जेड माइनस एक्स है, तो अंदर बचेगा यहाँ से जेड प्लस एक्स आएगा, यहाँ से वाई आएगा, नीचे जेड माइनस एक्स अपॉन वाला था कट गया, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और यही सवाल इंपॉर्टेंट भी है इसमें यहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन सभी को घर में करने के लिए दे रहा हूं, मेरी ओर से सभी बच्चे उसको ट्राई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है डिवाइडेड डिफरेंस का ही है, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की बात हो रही है। इधर लिखा है 1/a, इधर लिखा है बी सी डी की वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1/a/b/c/d, दूसरा है -1/a/b/c/d, तीसरा है 3/a/b/c/d, और चौथा है -3/a/b/c/d। सभी लोग इसको घर में करेंगे। ठीक है, और लास्ट में जाते जाते हेडिंग डालो, CONFLUENT, सभी को दिख गया होगा क्या लिखा है करके, कॉन्फ्लेंट डिवाइडेड डिफरेंस, डिवाइडेड डिफरेंस किसको बोलते हैं, किसी को याद है, कोई जानता है बच्चा, कोई जानता है नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अगर जो आर्ग्यूमेंट दिए होते हैं ना आपको, अगर कोई दो या दो से ज्यादा आर्ग्यूमेंट सेम हो जाए, कोइंसाइड कर जाए, ठीक है, तो वहां पर डिवाइडेड डिफरेंस को यूज निकालने के लिए हमको लिमिट पॉइंट का यूज करना पड़ता है। तो ऐसे केस में डिवाइडेड डिफरेंस को जिसमें लिमिट पॉइंट का यूज होता है, यानी जब दो आर्ग्यूमेंट सेम हो जाते हैं, तो तब उस डिवाइडेड डिफरेंस को कॉन्फ्लेंट डिवाइडेड डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। समझे मेरी बात? चलो और रिकॉर्ड हो गया, नोट भी कर लो। When two or more argument of a function f(x) coincide, then the limiting value of the divided difference is called a confluent divided difference, is called a confluent divided
डिफरेंस। कॉन्फ्लेक्स डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो कॉन्फ्लेक्स डिवाइडेड डिफरेंस के लिए अगर जैसे कोई दो वैल्यू सेम होगी, मान लिया जैसे ये है f, पहला भी x नॉट है, दूसरा भी x नॉट है, दोनों आर्गुमेंट सेम है, तो इसका मतलब होता है लिमिट f sin n टेंडिंग 0 फंक्शन में x नॉट प्लस f sin n कॉमा x नॉट, इतने की लिमिट दो दे दी आपको। ठीक है, तो इसी का मतलब होता है लिमिट f sin n टेंडिंग 0। तो इसको ढूंढने का तरीका क्या होगा, कैसे कर रहे थे अगर फंक्शन x0 को x1 माइनस x0 अपॉन इससे इसको माइनस कर देते, या फिर इससे इसी को माइनस कर लो, मतलब इस वैल्यू में से इसकी वैल्यू को माइनस करो, आपको अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस ले लो, क्योंकि माइनस कॉमन लेके तो कहा था ना मैंने कि x0 माइनस वो ये भी कर सकते हैं। तो ये आएगा x0 प्लस f sin n माइनस f x0 अपॉन f sin n, बच्चों ये होता है, और इसी का मतलब होता है f डैश x0, f डैश x0 if fx is differentiable। ये f डैश का मतलब डिफरेंशिएशन हो गया। if fx is differentiable, इसके लिए ये शर्त जरूरी है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी तो हो, मतलब जिन फंक्शंस का डिफरेंशियल निकल रहा है। ठीक है, ये आपका तो ऐसे चलो बच्चों ये x0, x0, ऐसे अगर कहीं पर तीन वैल्यू सेम आ रही है x0 x0 x0, तो इस पूरे की वैल्यू निकल कर आती है 1/2 फैक्टोरियल f डबल डैश x0, इसको ऐसे लिखते हैं। तो जनरल फॉर्मूला बन जाता है x0 x0 n करते करते x0 को अगर आप n+1 टाइम बीच में ऐसे लिख दे रहे हैं, तो इसकी वैल्यू बनती है 1/n फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव ऑफ x0, nth डेरिवेटिव ऑफ f एट x0। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला x0 x0, मान लिया n+1 आर्गुमेंट सेम हो जा रहे हैं, तो तब n+1 आर्गुमेंट का जो कॉन्फ्लेक्स डिवाइडेड डिफरेंस होगा वो क्या होगा 1/n फैक्टोरियल f की पावर n x0। तो यहाँ पर आज का लेक्चर खत्म होता है। आप इतना सभी लोग से उम्मीद करेंगे पढ़िएगा। ठीक है, अब जो भी बच्चे हमारे मैथ्स ग्रुप में हैं वो उधर कोर ग्रुप में जुड़े हैं, मैं वहाँ पीडीएफ भी सेंड करूंगा इंस्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, जिन सब बच्चों की फीस सबमिट हो रही है वो वहाँ जोड़ रहे होंगे, सब उनको वहाँ जोड़ रहे हैं, तो मैं उनको इससे रिलेटेड जो और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस वाले कल तो मैंने मैथ्स के ग्रुप में भी भेजा है, नॉर्मल ग्रुप में ना, सभी ने देखा सर होगा। उससे क्वेश्चन बता दो एक दो। मैं पूरी आंसर की आपको सेंड कर देता हूँ, उसी की कोई दिक्कत नहीं। मैंने शायद कितने ऑब्जेक्टिव भेजे उसमें 20 ना, 20 के बाद आंसर भी भेज दे रहा हूँ सभी को व्हाट्सएप में या उसी ग्रुप में सबको भेज दे रहा हूँ। ठीक है, मेरी थोड़ा सा अगली क्लास का टाइम हो गया, अभी फिर भेज देता हूँ। अगर किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में समझ में नहीं आ रहा है व्हाट्सएप कर देना, समझा दूंगा मैं वीडियो बना के, जब भी टाइम मिलता है शाम तक आपको भेज दूंगा, सब लोग देख लीजिए अपने क्वेश्चन को। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें से जो भी है वो मैंने आपको करा रखा, वो जो मैंने थ्योरी पढ़ाई थी चैप्टर के बारे में पढ़ाया था उसमें कवर हो। ठीक है, ठीक है बच्चों, अभी आप मेरे को जो भी क्वेश्चन है ये मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सब लोग भेज दो, मैं आंसर की भी आपको भेज दे रहा हूँ। ठीक है, उसकी तो दूसरी क्लास में जाना है।